बहुत सारे पिथौरागढ़ क्षेत्र से लोग, बागेश्वर क्षेत्र से लोग, अल्मोड़ा क्षेत्र से लोग वो हल्द्वानी में आकर के पढ़ना चाहते हैं। उन सब की सुविधा को देखते हुए उनको कुछ संसाधन हम दे सकें उनके करियर को संवारने के लिए। रूस जो एक विश्व शक्ति के रूप में है, उसके सामने यूक्रेन के लोगों का राष्ट्रीय चरित्र जो है इतना जबरदस्त और प्रगाढ़ और मजबूत दिखाई देता है कि इतने दिनों तक युद्ध को ललकारते हुए लोहा ले रहा है। लोकमणि दुमका सेवादीप निकेतन लाइब्रेरी से 1 IAS, 2 PCS, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर, 13 LT, 8 सेना के CDS, 38 बैंक PO, जुडिशली की सेवा में एक कांडपाल करके एक विद्यार्थी वो भी निकला। ऐसे अलग अलग प्रतिष्ठित जो शिक्षण संस्थान यहाँ पर हैं, उसमें से हम लोगों से आग्रह करेंगे अपना कितना समय वो दे सकते हैं। उसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, इन सब को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे कारगर होंगे, ऐसे सब्जेक्ट की भी तैयारी कराने का प्रयास हम यहाँ से करेंगे। This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। एजुकेशन हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है जो हमें पर्सनली या प्रोफेशनली दोनों तरीके से आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर हम बात उत्तराखंड की करते हैं तो उत्तराखंड की लिटरेसी रेट जो है वो 84.45% है। और जब इतने लिटरेसी रेट की हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन्होंने युवा को मदद की है इस तरीके से एजुकेशन लेने की। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज भी बेरोज़गारी जो है उत्तराखंड में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अभी भी युवा अपने शहर को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए। सिर्फ जॉब के लिए नहीं, एक्चुअली एजुकेशन का एक पहलू होता है कोचिंग या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी, जहाँ पे आपको स्कूल या कॉलेजेस के अलावा एक एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए भी उत्तराखंड का जो युवा है वो जूझ रहा है। वो आज भी दिल्ली जाता है, कोटा जाता है, जहाँ पर जो कॉस्टिंग है या हमें कहना चाहिए वो काफ़ी महंगा भी पड़ता है और वो काफ़ी दूर भी है। ऐसे में क्या सल्यूशन है जो इस यहाँ के युवा को मदद कर सकता है आगे बढ़ने के लिए, एजुकेशन को उत्तराखंड स्टेट में आगे बढ़ाने के लिए? नमस्कार, मैं श्वेता पंत और स्वागत है आपका पगडंडी पे। आज पगडंडी मौजूद है एक लाइब्रेरी में, या मुझे कहना चाहिए अपग्रेडेड लाइब्रेरी में, जो जल्द ही हल्द्वानी शहर में खुलने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हल्द्वानी के लिए एक खुशखबरी भी है कि यहाँ पर तीसरी ऐसी लाइब्रेरी खुलने जा रही है जो यहाँ के युवा को या यहाँ के लोगों को मदद करेगी अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, या सेल्फ स्टडी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है उसको आगे बढ़ाने में। तो आप देख सकते हैं अभी ये लाइब्रेरी खुली नहीं है, लेकिन आज हम अंदर चलेंगे, आपको बताएंगे कि ये लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, ये किस तरीके से बनाई जा रही है और क्या इसके पीछे के कारण हैं जिसकी वजह से ये लाइब्रेरी यहाँ इस तरीके से तैयार की जा रही है। तो चलिए। हमारे साथ अभी मौजूद हैं मनोज पाठक जी, जो यूं तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, लेकिन जो उनके सराहनीय कार्य हैं आज हम उन पे बात करेंगे। जिस तरीके से, जिस जोश से, जिस दिली से ये समाज में काम कर रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, आज हम उस पे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका पगडंडी पे। धन्यवाद पगडंडी टीम का। मैं विशेष आभार व्यक्त करूँगा कि समाज के बीच में विशेष कार्यों को सराहने के लिए समय समय पर पगडंडी टीम जो काम करते रहती है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। तो सर, ये तीसरी लाइब्रेरी है जिसको आप खोलने जा रहे हैं। एक लाइब्रेरी आपने लालडांठ पे खोली जिस पे आपने काम किया है, वहाँ पे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। दूसरी कोटाबाग में खोली गई और ये तीसरी है सूर्य विहार छड़ैल पे। तो सर, इस लाइब्रेरी के बारे में हमें बताइए कि आपने कैसे सोचा कि आपको एक तीसरी लाइब्रेरी खोलनी चाहिए। एक बहुत सराहनीय कदम है। सबसे पहले तो पूरी पगडंडी की टीम से आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए। धन्यवाद श्वेता जी। पिछले समय में मुझे लगता है 6 साल पहले जब हमने लोकमणि दुमका सेवादीप निकेतन लाइब्रेरी खोली थी, पूरे हल्द्वानी में कहीं यहाँ पर लाइब्रेरी थी नहीं। और जिस तरह से बच्चों को अपने सुनहरे भविष्य को बनाने के लिए
अपने कैरियर को संवारने के लिए। एक प्लेटफॉर्म वहाँ पर जो मिला, उससे डिमांड बहुत बढ़ती चली गई। हमको 2 शिफ्ट में, 2 पालियों में वो लाइब्रेरी चलानी पड़ी। आज भी प्रातः 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक उस लाइब्रेरी का संचालन होता है और 3 महीने की वेटिंग। दूरस्थ क्षेत्र में हमने देखा कोटा बाग में, कोटा बाग का भी नौजवान जो पलायन की ओर, या तो थोड़ा सा उसके पास पैसा होता था, उसको हल्द्वानी शिक्षा के लिए आना पड़ता था, रामनगर जाना पड़ता था, या फिर जिनके पास थोड़ा संसाधन हैं तो वो दिल्ली जाते थे। लेकिन अब कोटा बाग में उनको सुविधाएं मिल रही हैं, तो कोटा बाग में यूथ उतर रहा है। हल्द्वानी में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, यूथ है, 3-3 महीने की वेटिंग ऊपर वाले में है, लाइब्रेरी में है। तो ये छड़ैल क्षेत्र में मुझे लगता है महर्षि विद्या मंदिर भी यहाँ पर है, बिरला का स्कूल भी यहाँ पर है, रामपुर रोड का पूरे घने आबादी है, और बहुत सारे पिथौरागढ़ क्षेत्र से लोग, बागेश्वर क्षेत्र से लोग, अल्मोड़ा क्षेत्र से लोग वो हल्द्वानी में आकर के पढ़ना चाहते हैं। उन सब की सुविधा को देखते हुए उनको कुछ संसाधन हम दे सकें उनके कैरियर को संवारने के लिए, उन युवाओं के भविष्य को तराशने के लिए, ये प्रयास हमारा यहाँ पर छड़ैल में, सूर्या विहार में हमने प्रयास किया है। मुझे लगता है इसमें काफ़ी सार्थकता हमको मिलेगी। जी सर, आपने हमें बताया था कि ये राष्ट्रीय चरित्र जागरूकता अभियान के तहत ये लाइब्रेरी खोली गई है, तो इस अभियान के बारे में कुछ बताइए कि इस अभियान की शुरुआत आपने कैसे की और क्यों की? ये जो रज्जा की शुरुआत हमने की है, मेरे एक मित्र हैं मिस्टर अजय जैन, यूएस में सामान्यतः रहते हैं, लेकिन भारत देश से उनका इतना ज़्यादा प्रेम प्रगाढ़ है कि पिछले 1 महीने पहले मुझे वो मिले। मैंने देखा जिस तरह की आत्मीयता भारत देश के प्रति उनकी है, नागरिकता उनकी यूएस की है, लेकिन यहाँ के लिए वो आत्मीयता। तो चलते हमारी चर्चा जैसे हुई, हमने देखा अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया, वहाँ के नागरिकों का जो अपने देश के प्रति प्यार स्नेह था, जो लगाव था, वो प्रत्यक्ष में पूरे विश्व ने देखा। उसी के उलट जो हमको दिखाई देता है यूक्रेन में, रूस जो एक विश्व शक्ति के रूप में है, उसके सामने यूक्रेन के लोगों का राष्ट्रीय चरित्र जो है इतना जबरदस्त और प्रगाढ़ और मजबूत दिखाई देता है कि इतने दिनों तक युद्ध को ललकारते हुए लोहा ले रहा है। तो वहाँ पर राष्ट्रीय चरित्र का जगना और मजबूत होना ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऐसे ही हमारे भारत देश में भी जिस तरह से मोदी जी भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी भारत माता को परम वैभव पर पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय चरित्र को कूट कूट कर भरा रहना और उसके प्रत्यक्ष व्यवहार में दिखाई देना, ये मुझे लगता है बहुत ठीक है। इसी के तहत हमने अभी कुछ दिनों पहले हमारी लाइब्रेरी में एक प्रतियोगिता हमने प्रारंभ की, लोकमणि दुमका सेवादीप निकेतन में। हमने वहाँ के बच्चों के लिए 2 लाख का पारितोषिक एक इनाम रखा कि किस तरह से राष्ट्रीय चरित्र को नौजवानों में ये भाव जगे कि बढ़ाया जा सकता है, उसकी युक्तियाँ, उसके बारे में सोचें नौजवान। और उसके साथ साथ ही लाइब्रेरी लोकमणि दुमका से आईआईटी में उमेश, एक सामान्य परिवार से पढ़ने वाला व्यक्ति जिसकी 318 रैंक आती है, उसको राष्ट्रीय चरित्र जागरूकता अभियान के तहत 11,000 रुपये दे करके पुरस्कृत करने की योजना बनाई है। सर, आपने बच्चे का एक नाम लिया तो मैं इस पर सवाल जोड़ती हूँ कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस लाइब्रेरी से पढ़ के, या जो लाइब्रेरी आपने इससे पहले खोली है लालडाट और कोटा बाग पे, वहाँ पे ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको उसका रिजल्ट मिला है, लाइब्रेरी में आने के बाद वो कोई एग्ज़ाम निकाल पाए हैं, अपने भविष्य को संवार पाए हैं? जी। मैं बताना चाहूँगा कि उस लोकमणि दुमका सेवादीप निकेतन लाइब्रेरी से 1 IAS, 2 PCS, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर, 13 LT, 8 सेना के CDS, 38 बैंक PO, जुडिशली की सेवा में एक कांडपाल करके एक विद्यार्थी वो भी निकला, और 2 नीट के माध्यम से डॉक्टर, और बैंकिंग के क्षेत्र में अभी 2 बच्चे, कुमारी खुशबू आर्या और रितेश, ये दोनों लोग जो है सामान्य परिवार से आते थे, बैंकिंग की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। तो समय समय पर इनको प्रोत्साहित करने के लिए समाज के बीच में राष्ट्रीय चरित्र जागरूकता अभियान भी लगातार काम करते रहेगा,
और समाज के बीच में अपनी प्रभावी उपस्थिति बनाते हुए द कश्मीर फाइल जो फिल्म अभी आई, जिस तरह से भारत देश के हिंदुओं पर अत्याचार की पराकाष्ठा को पार करते हुए विगत दिनों में जो भारत देश का मुकुट है, उस मुकुट पर चोट पहुंचाने का प्रयास देशद्रोहियों के माध्यम से किया गया, उस सबको देखने के लिए, राष्ट्रीय चरित्र को जगाने के लिए राष्ट्रीय चरित्र जागरूकता अभियान के तहत, रज्जा के तहत 200 फिल्म के निःशुल्क भी दिखाए गए, जिसमें हमने देखा लाइब्रेरी के जितने स्टूडेंट थे, युवा थे, हमारी मातृशक्ति थी, बहुत उत्साहित होकर के उन्होंने फिल्म को देखा और देखने के बाद उनको लगा कि कहीं हमारे अतीत में जो गलतियां हुई हैं वो आगे ना आए, ऐसा संकल्पित होकर के। साथ ही हमने ये भी, जब जैसे हमने 100 दिखाया तो लोगों की मांग हुई, तो कोरोना योद्धाओं ने भी कहा, लॉकडाउन के समय में विशेष रूप से अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए वो लोग जो जल व्यवस्था को लगातार सप्लाई दे रहे थे, जल ही जीवन है हम कहते हैं, और जीवन को बचाने के लिए जहां एक और पूरी क्षेत्र की जनता घरों के अंदर थी, वो सब लोग अपने प्राणों की बाजी हाथ पर लगाते हुए, मुझे लगता है क्षेत्र में निकल करके पानी बंटवारे की बात करें, बिजली पहुंचाने की बात करें, ऐसे कोरोना योद्धाओं को भी हमने 162 लोग उसमें देखे थे। बहुत अच्छा परिणाम वो रहा। अभी हमको दिखाई दे रही थी एक गौशाला हरिद्वार में, मुझे लगता है गाय से बहुत प्रेम है, हिंदुत्व का जो प्रेम है और गाय को माता मानते हुए मेरे मित्र हैं अजय जैन जी, उन्होंने $250 इकट्ठा कर लिया वहाँ से। अब जल्दी हम उनको देने वाले हैं राष्ट्रीय चरित्र जागरूकता अभियान के तहत, कि कहीं ना कहीं मदद के लिए वो एक सामान्य सी मदद है, वो एक प्रेरणा है, एक पहल है, लेकिन इस राष्ट्र से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए हम रचजा के तहत विशेष रूप से लगातार अनवरत काम करते रहेंगे, और ये सब में हम लोगों को भी जोड़ते रहेंगे, और संकल्पित होकर के एक संकल्प से 10 संकल्प बनेंगे, 10 से 100 बनेंगे, 100 से 1000 बनेंगे, और लाखों तक जिस तरह से हम सोचते रहेंगे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चरित्र को बढ़ाने में हम सब लोग सहायक हो पाएंगे। सर, शिक्षा और इस अभियान को जोड़ करके मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आगे की आपकी क्या तैयारियां हैं? आप अपने क्षेत्र में, हल्द्वानी क्षेत्र में शिक्षा को किस तरह आगे लेके जाना चाहते हैं? यहाँ का जो युवा है उसको उसके सफ़र में, शिक्षा के सफ़र में और किस किस तरीके से मदद करना चाहते हैं? मेरा मानना है हल्द्वानी जिस तरह का केंद्र है पूरे पर्वतीय क्षेत्र का, वो बागेश्वर की बात करें, कपकोट की बात करें, धारचूला की बात करें, मुंशियारी की बात करें, उधर थल की बात करें, गंगोली हाट की बात करें, दूरस्थ क्षेत्र में वहाँ बहुत ज़्यादा शिक्षा के संसाधनों का अभाव है। उस अभाव में हल्द्वानी क्षेत्र में आते हुए हमारा प्रयास ये रहेगा, यूथ यहाँ पर आए, और आने के साथ साथ इन लाइब्रेरियों में व्यवहार में जिस तरह से काम हो रहा है ये आगे भी बढ़ता चला जाए अभियान। अल्मोड़ा में भी इस तरह का कुछ होना चाहिए, बागेश्वर में भी कुछ होना चाहिए, वहाँ के लोकल्स के लोगों को ऐसा कुछ मिलेगा। पूर्व में विधायक थे द्वारा हट के, वो एक बार हमारी लाइब्रेरी को उन्होंने देखा तो सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि मैं भी अपने क्षेत्र में ऐसा कुछ खोलना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है सकारात्मक कामों को सकारात्मक परिणाम देने के लिए हम क्षेत्र बढ़ाते चले जाएंगे, और पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर गांव देहात के क्षेत्र में भी वो सुविधाएं नहीं हैं, वो सुविधाओं को पहुंचाने का ऐसा प्रयास अपने अभियान में बढ़ता चला जाएगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। जी सर, आखिरी सवाल आपसे लूँगी, और इस लाइब्रेरी की बात करते हैं तो सर कितनी तैयार हो चुकी है ये लाइब्रेरी? कब से यहाँ पे जो बच्चे हैं वो जुड़ सकते हैं, और कितने बच्चे हैं जो एक बार में पढ़ सकते हैं? क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं यहाँ पे से लेकर? मुझे लगता है जल्दी ही हम एक इसके उद्घाटन की तिथि, लोकार्पण की तिथि निर्धारित करते हुए यहाँ पर 70 लोग एक साथ बैठ करके 2 पालियों में 140 लोग पढ़ सकते हैं, और हम एक और कंप्यूटर के प्रशिक्षण का घरेलू महिलाओं के लिए, जिससे कि घरेलू महिलाएं हमारी मातृशक्ति वो घर के पानी का बिल जमा कर सके, वो बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं उनको देख सके, वो कहीं रेलवे की टिकट यदि उनको कहीं करानी होती है, बस की टिकट करानी होती है, उसको बुक करा सकें, या तरह बिजली के बिल, पानी के बिल इत्यादि बहुत सारे काम जो आज की तारीख में आधुनिकता के हिसाब से जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश को डिजिटलाइजेशन करने की बात कही है, उसमें आंशिक रूप से कुछ सक्षम हो सकें मातृशक्ति हमारी, तो केवल घरेलू महिलाओं को ऐसा प्रयास हमने सोचा है। साथ ही पढ़ने वाले बच्चे हमने टाई अप किया है, जैसे जीत IAS में जीत चौधरी जी हैं, मनमोहन जी हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं,
ऐसे अलग अलग प्रतिष्ठित जो शिक्षण संस्थान यहाँ पर हैं, उसमें से हम लोगों से आग्रह करेंगे अपना कितना समय वो दे सकते हैं। उसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, इन सब को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे कारगर होंगे, ऐसे सब्जेक्ट की भी तैयारी कराने का प्रयास हम यहाँ से करेंगे। सर, आपके काम के लिए, समाज के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके समय के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्वेता जी, बहुत बहुत आभार। मैं चाहूँगा कि पगडंडी टीम ने पिछले काफ़ी दिनों में जिस तरह से प्रत्येक जगह इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को गति देने के लिए, कहीं ना कहीं मैं तो ये समझूंगा कि इस राष्ट्र को भी समाज के साथ साथ, समाज तो इकाई है, पूरे क्षेत्र, उत्तरांचल क्षेत्र और कहीं ना कहीं भारत देश को आगे बढ़ाने में आप सब लोगों का बहुत सहयोग है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे लाइब्रेरी बहुत ही जल्द ओपन हो जाएगी। 70 बच्चे एक बार में पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अपग्रेडेड जगह है और काफ़ी शांत जगह है जहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप बने रहिए पगडंडी के साथ, हम यूं ही आपको अलग अलग जगह पे लेके जाते जाएंगे, नई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे अपने शहर के बारे में, अपने राज्य के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।